नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपका पेपर है 20 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का, उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको 8 से 10 ऐसे प्रश्न करवाऊँगा जो मैं गारंटी ले सकता हूँ जो परीक्षा में जो है उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप जब परीक्षा दे करके परीक्षा केंद्र से बाहर आएंगे तो आप हमें याद करेंगे कि हाँ, सर ने एक वीडियो के माध्यम से हमें ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो हाँ परीक्षा में सही में आए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जो है इस वीडियो की जो PDF है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है आपका, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न को आपको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी परीक्षा में आ जाए, जैसे सोवियत प्रणाली की विशेषता आ जाए, या फिर ये आ जाए कि सोवियत प्रणाली जो है वो किस प्रकार एक राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है, तो आपका ये कैसे भी प्रश्न है आपको सिर्फ यही आंसर जो है आपको उसमें लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि सोवियत प्रणाली जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब इसमें यह कहा गया कि सोवियत प्रणाली जो है सबसे पहले क्या है, ये पूंजीवादी, जो अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके विरोध में थी, और समाजवादी और या फिर साम्यवादी भी इसको कहते हैं, तो उसको लेकर के ये क्या थी, चलती थी, उनके आदर्शों पर ये चलती थी। सबसे पहली विशेषता ये हो गई। उसका दूसरी है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था है, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था है जो योजना के साथ में चलती है। उसका तीसरा पॉइंट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर दबदबा है। यहाँ पर किस पार्टी का दबदबा है, यहाँ पर एकल पार्टी है और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर जो है हमेशा सत्ता में रहती है। उसका चौथा पॉइंट है हमारा न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित। यहाँ पर मतलब किसी भी नागरिक को संपत्ति का अधिकार नहीं है, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों और नागरिकों के साथ जो है समानता का व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। तो ये सब जो है सोवियत प्रणाली की विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पांचवा है हमारा बेरोजगारी ना होना। यहाँ पर बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं, क्योंकि कोई भी युवा जो बड़ा हो जाता है उसको जो है रोजगार जो है बहुत जल्दी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाता है। उसके बाद छठा है हमारा उन्नत संचार प्रणाली। यहाँ पर जो है संचार प्रणाली बहुत ज़्यादा ही उन्नत है। यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर मान लो वाद विवाद होता है तो उसका जो सबसे पहले जो है निपटारा जो है उसे कर दिया जाता है। उसका सातवां पॉइंट है हमारा मिल्कियत का प्रमुख रूप जो है राज्य का स्वामित्व है। यहाँ पर ये कहा गया, इसमें बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज होते हैं। इसमें यह है कि राज्य जो है वो सीधा टैक्स जो है व्यक्ति जो भी अगर मान लीजिए उद्योग है तो उन सब से टैक्स लेते ना करके निजी, यहाँ पर जो सार्वजनिकता को जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद आठवां पॉइंट है हमारा उत्पादन के साधनों पर सीधा राज्य का नियंत्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितना भी उत्पादन होता है तो उस पर सीधा जो है राज्य अपना नियंत्रण स्थापित करती है, मतलब सरकार जो यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करती है। और यहाँ पर राज्य से मतलब है देश, देश से यहाँ पर जो है राज्य का मतलब है। तो ये जो आपका ये प्रश्न था आपका 6 नंबर में जो है परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए अवश्य ही याद कर लें। उसके बाद अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें हमें ये बताना है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव जो हमें यहाँ पर बताना है कि वैश्वीकरण के कारण जो है राजनीति पर किस प्रकार जो है प्रभाव डाला है। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आ गई है। मतलब राज्य जो है वैश्वीकरण के कारण अब हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सारा चीज़ जो है वैश्वीकरण के कारण निजी होते जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, सार्वजनिक था। राज्य अब कुछ मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा तक ही सीमित रह गया। मतलब ये सब चीज़ें तो कोई उद्योगपति ये सब तो करेगा नहीं, तो सिर्फ जो है राज्य मतलब राज्य सरकार जो सिर्फ क्या कर रही है, अब कानून बनाना और सुरक्षा करना, बस यही इनका काम रह गया है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। अब क्या हो गया है कि जो बाजार जो है पहले किस लिए होता था, सार्वजनिक लोगों के भलाई के लिए, लेकिन अब जो है बाजार जो है वो किस लिए हो रहा है, आर्थिक और समाज के प्राथमिकता, मतलब समाज की जो भी ज़रूरत होती है उसके अनुसार जो है बाजार जो है लगाया जाता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। अब कोई भी देश जैसे कि मान लीजिए निजीकरण को बढ़ावा देती है तो उसके कारण क्या हुआ है कि राज्य की प्रधानता बरकरार है। कोई भी जो मान लीजिए बड़ा नेता है तो वो क्या अपने देश की जो है भलाई के लिए काम करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रधानता तो बरकरार है और वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। उसके बाद अगला है हमारा, इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते जो है
राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से जो है कार्य कर सकते हैं, अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। अब क्या हुआ है, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि सूचना प्रणाली, संचार प्रणाली जो बहुत ज़्यादा ही क्या है, मजबूत हो गई, जिसके कारण जो है राज्य जो है, जैसे कि देश में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उन्हें सबसे पहले जो है मीडिया हो गई, इन सब के माध्यम से जो है सूचना मिल जाता है, जिसके कारण उसका क्या है, सही समय पर निपटारा वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है भारत नेपाल के बीच में संबंध बताना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आपको जो मधुर संबंध है और जो है विवाद के बिंदु है, विवाद जो है उनके बीच में, वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या उनके बीच में अच्छे संबंध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये भारत और नेपाल है, इसमें क्या है, नागरिकों का और वस्तुओं का मुक्त आवाजाही, मतलब कोई भी वीज़ा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है एक दूसरे देश में जो है बिना किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आपके मधुर संबंध में आ जाएगा। उसके अंदर ना कोई पासपोर्ट, वीज़ा, कुछ भी मतलब आने जाने के लिए भारत और नेपाल में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत सेना की गोरखा रेजिमेंट में जो है नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती इसमें की जाती है। मतलब बेशक यहाँ पर सेना भर्ती जो है भारत में हो रही है, लेकिन नेपाल से जो है इतने मधुर संबंध है, जो नेपाल से जो पहाड़ी इलाके के जो वहाँ पर युवा हैं उनको जो है इंडिया के सेना में भर्ती यहाँ पर किया जाता है। उसका तीसरा पॉइंट है हमारा, भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन के साथ तकनीक और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। अब नेपाल जो है बहुत छोटा सा देश है, जिस कारण जो है वो ढंग से जो है, और ऊपर से पहाड़ी इलाकों में तो अपना जो है सही से विकास नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या है, भारत जो है नेपाल की बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। जैसे तकनीक हो गया, मानवीय कल्याण हो गया, उसके बाद कृषि के क्षेत्र में, तो इन सब चीज़ों में जो है भारत जो है नेपाल की बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। उसके बाद अब हम देखते हैं विवाद के बिंदु क्या क्या हैं भारत और नेपाल में। तो नेपाल की चीन के साथ में दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अप्रसन्नता जताई। मतलब कभी कभी नेपाल जो है थोड़ा भारत से मुंह मोड़ लेता है। उसमें ये क्या करता है कि चीन के साथ जो है कुछ भी, जैसे कि व्यापार हो गया, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ा जाए, जिसके कारण क्या है, इससे भारत को नाराज़गी हुई है। तो ये जो आपके विवाद के बिंदु हैं कि भारत ये कह रहा है कि नेपाल जो है वो कुल मिलाकर सिर्फ भारत के साथ रहे, ना कि चीन के साथ। लेकिन कभी कभी जो नेपाल जो है चीन के साथ संबंध बना लेते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, चारों ओर ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। अब नेपाल ये सोचता है कि भारत नेपाल के क्या है, नीचे है, तो वो समझता है कि भारत जो है उसका जो भू क्षेत्र है वो क्या करता है, उनको समुद्र तक जाने से रोकता है, वो ऐसा सोचता है। उसके बाद अगला है हमारा, हाल ही में नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पी या धूरा और लिपू लेख को अपना संप्रभु क्षेत्र का भाग मानता है। मतलब ये कहता है नेपाल, जो भारत का जो आपका ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, वो कहता है जो ये हमारा क्षेत्र है। मतलब ये जो है भारत से मानचित्र को लेकर के, भूमि क्षेत्र को लेकर के क्या है, विवाद का विषय हम सब कह सकते हैं। जबकि ये सब कहाँ पर है, ये सारे जो एरिया हैं ये है भारत में आते हैं। तो ये सब जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद के मुद्दे हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं भारत और बांग्लादेश संबंध। क्या यहाँ पर हम देखेंगे सहयोग के क्षेत्र, सबसे पहले हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में किन चीज़ों को लेकर के सहयोग है। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन हो गया, विकास, आर्थिक सहयोग, इन सब को लेकर के क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध है कि भारत जो है वो आपदा प्रबंधन हो, जैसे भी कोई भी अचानक से जो आपदा आती है, जैसे बांग्लादेश क्या है, समुद्र के किनारे है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपदा आता है तो भारत जो है सबसे पहले क्या करता है, इनकी मदद जो है वो करता है। उसके बाद आर्थिक सहयोग कर देता है, विकास करवाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और जैसे कि 1971 में जो बांग्लादेश जब देश बना था, उनको देश का दर्जा दिया गया था, तो उसमें भारत की जो बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट 2014 से अब इसका नाम हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या है, हिस्सा है। तो भारत और बांग्लादेश जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्सा है। उसके बाद पर्यावरण के मामले पर भी सहयोगात्मक रवैया है। उसके बाद पर्यावरण को लेकर भी क्या है, दोनों देशों के बीच में क्या है, संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा चुनाव आयोग की चुनौतियां बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, चुनाव आयोग के जो है चुनौतियां क्या क्या, चुनाव आयोग के सामने किन किन चुनौती जो है, क्या क्या चुनौती जो आती है। तो सबसे पहली चुनौती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। सबसे पहली चुनौती ये है कि जो भी चुनाव हो तो वो एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, बिना किसी भेदभाव के हो। उसके बाद चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन, अब जैसे कि कहीं पर चुनाव होगा तो सीमा क्षेत्र तो निश्चित करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी ना एक ही बार में पूरे देश में जो है बार बार चुनाव करवाया जाएगा, तो इसलिए क्या है, हर राज्यों में अलग अलग तरह से जो है चुनाव करवाया जाता है। उसके बाद मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। अब 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो क्या होगा कि उसकी मतदाता सूची जो है एकदम से तो बन नहीं जाएगी, तो उसके लिए क्या है, समय लगता है, तो ये बनाने में जो है टाइम लगता है।
उसके बाद अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। अब क्या है, चुनाव तो होगा, लेकिन अब जब व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि कौन सा मशीन दबाना है या फिर कौन से मशीन की इसमें ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या है, पहले अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को क्या करा जाता है, चुनाव से पहले प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। अब लोग जो है क्या है, बहुत ज़्यादा ही साक्षर है नहीं, तो उन्हें जैसे कि इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, इन सब चीज़ों में आ जाती है। तो जो विशेष व्यक्ति जो है वहाँ पर, इसलिए चुनाव जहाँ पर वोट डलता है तो वहाँ पर जो है लगाए जाते हैं, जो उनको एकदम आसानी से जो है बता देते हैं। और जो चुनाव पार्टी का जो आपका वो होता है सिंबल, वो डालने का कारण भी यही होता है, क्योंकि लोगों को जो सीधा ये पता चल जाता है जो हमें कौन से वाले पर जा करके बटन दबाना है। तो ये सब क्या थी, चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ थी। अब आपको इसको हैंडल कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आ जाएगा आज़ादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ क्या आई, तो आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में भी जो चुनाव आयोग की चुनौतियाँ जैसे अभी आएगी, तो आपको भी जो है यही जो है करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, नेहरू जी के मृत्यु के बाद कांग्रेस के समय कई समक्ष जो है बहुत सारी चुनौतियाँ आई। अब क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, कांग्रेस के समक्ष जो है कई सारी चुनौतियाँ आई। तो सबसे पहले आया राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती की। अब राजनीतिक उत्तराधिकार जो है किसको बनाया जाए, तो 1964 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जो 1966 तक देश के प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ, तो यही सब क्या था, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती थी। उसके बाद चलते हैं अगले पर। ये जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगला है हमारा चौथा आम चुनाव। अब क्या हुआ कि जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय क्या था, चौथा आम चुनाव जो है बिल्कुल पास में था। तो ये जो चुनाव था इसकी क्या थी, रणनीति कुछ भी बनी नहीं थी। और इतना बड़ा नेता अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाता है तो क्या बहुत बड़ा ही क्या है यहाँ पर घात पहुँचा था। तो क्या था, ये भी एक चुनौती था। उसके बाद अगला है हमारा कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया 1969 में। अब ये भी क्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। अब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो कांग्रेस बिल्कुल टूट गया, जिसके कारण क्या हुआ, आगे हमने चुनाव के परिणामों में देखा कि कांग्रेस जो है बिल्कुल सत्ता से हट गई। उसके बाद अगला हमारा गठबंधन सरकारों के उदय के कारण। अब गठबंधन सरकार जो है वो आया क्यों भारत में, तो सबसे पहला इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कमज़ोर हो गए। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो सत्ता के लायक नहीं थी। सब जो है एकदम गिन चुन करके, मतलब 4-5 पार्टियाँ ऐसी थी जो मतलब हर जगह फैल गई थी। अब एक पार्टी पहले क्या थी, कांग्रेस थी, लेकिन अब क्या हुई, 4-5 पार्टी हो गई। तो अब किसी को बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को जो है एक साथ आना पड़ा। उसके बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव और सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। अब क्या हुआ कि जो छोटे जो राजनीतिक दल थे, वो जो क्षेत्रीय दल थे, जो राष्ट्रीय दल नहीं थे, अब क्या हुआ, क्षेत्रीय दल जो है अपने प्रभुत्व में आने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, सरकारों के निर्माण में जो उनकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली गठबंधन सरकार में। उसके बाद जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। अब कौन सी राजनीति का उदय हो गया, गठबंधन सरकार के उदय के कारण, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं। तो क्या हुआ, जाति और संप्रदाय आधारित जो है यहाँ पर राजनीति का उदय हुआ। अब राजनीति कैसी हो रही थी, जाति और संप्रदाय को लेकर के, कि जिस जाति का होगा उसी जाति को हम वोट देंगे, ये इस पर आधारित जो है आपका अब चुनाव होने लग गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जिस जाति का होता था तो वो जाति उसको वोट देती थी, तो वही पार्टी वहाँ पर जीत जाती थी। लेकिन बहुमत तो एक सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो वो सारी पार्टी जो है एक साथ अब जुड़ जाती थी। अब देखते हैं हम सब अगला, ये बहुत ज़्यादा ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो मैं आपको करवाऊँगा। इसमें जो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा, ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति। जो जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति करी थी उसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। यहाँ पर समग्र क्रांति से आशय ये है कि मतलब सभी लोग जो है क्या हो रहे थे, यहाँ पे एक मिल करके जो है उन्होंने आह्वान किया था कि सबको एक होकर के क्या करना है, क्रांति यहाँ पर करना है। तो उन्होंने क्या करा, 3 प्रमुख योगदान दिए क्रांति में, जो है 3 प्रमुख योगदान दिए। सबसे पहले उनका क्या था, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे। जो भ्रष्टाचार जो भारत में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी उसके विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन किए। उसका सामुदायिक समाजवाद। अब ये चाहते थे ऐसा समाज हो जो क्या हो, मतलब ऐसा समुदाय हो जो समाज को लेकर के चलता हो। उसका तीसरा इन्होंने क्या करा, समग्र क्रांति करा। इन्होंने बोला जो सब एक होकर के समाज हो, चाहे वो कोई भी युवा हो, महिला पुरुष हो, सबको क्या होना पड़ेगा, अब एक होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो थी उनकी जो है समग्र क्रांति में हमको 3 योगदान जो हमें देखने को मिलता है। उसका चलते हैं हम अगले पर। राम मनोहर लोहिया का यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ लोकतांत्रिक समाजवाद ये है क्या। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो ये चाहते थे कि हमें ऐसा समाजवाद चाहिए जो बिल्कुल लोकतंत्र हो, बिना किसी भेदभाव के हो और लोगों के द्वारा जो है उसमें शासन किया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो
लोकतांत्रिक समाज को 2 सिद्धांत दिए। उन्होंने क्या दिए? 2 सिद्धांत दिए। सबसे पहले तो उन्होंने आर्थिक उद्देश्य से दिए और दूसरा दिया उन्होंने गैर आर्थिक उद्देश्य से। 2 सिद्धांत दिए थे उन्होंने। सीधा पेपर में ये भी आ जाता है कि राम मनोहर लोहिया के लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने एक सिद्धांत दिया आर्थिक उद्देश्य से और दूसरा दिया गैर आर्थिक उद्देश्य से। तो आर्थिक उद्देश्य से उन्होंने क्या दिया कि लोगों को जो है, सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए? भोजन और शरण होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने गैर आर्थिक उद्देश्य से दिया कि लोगों को जो है लोकतंत्र और स्वतंत्रता, ये दोनों जो है सभी लोगों को जो है मिलना चाहिए। तो ये आप अवश्य ही याद कर लें। उसके बाद उन्होंने लोहिया जी ने चौबुर्ज राजनीति का क्या करा? प्रतिपादन किया। तो उन्होंने उसमें 4 स्तंभ बताए। सबसे पहला था आपका केंद्र, क्षेत्र, जिला और गांव। ये जो है उन्होंने इसमें बताया था चौबुर्ज राजनीति में। उसके बाद अगला है हमारा इसमें चौबुर्ज राजनीति के सिद्धांत पर आधारित लोहिया ने समाजवादी दल का क्या करा? यहाँ पर पक्ष में समर्थन किया। उन्होंने कौन से पार्टी का करा? कि समाजवादी दल जो है वो हमारे सिद्धांत को लेकर के चल रही है, इसलिए उन्होंने समाजवादी दल का जो यहाँ पर समर्थन करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा? समाजवाद दल ये 3 प्रतीक का यहाँ पर क्या है? उन्होंने आधारित होगा। उन्होंने जो ये दल बनाया था तो उन्होंने बोला कि ये 3 प्रतीक पर आधारित होगा। सबसे पहले कुदाल होगा, उसके बाद मत और तीसरा होगा बंधन ग्रह। तो कुदाल जो है वो किसका प्रतीक है? वो है प्रयास का प्रतीक। और फिर उन्होंने बताया कि मत जो है वो मताधिकार का प्रतीक है। उसके बाद बंधन ग्रह जो है वो समर्पण का प्रतीक है। वो उन्होंने क्या करा? 3 प्रतीक जो है बताए। उसके बाद चलते हैं हम सब अगला हमारा एकात्म मानववाद का दर्शन। तो उन्होंने एकात्म मानववाद जो है वो 3 सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। तो देखते हैं हम सब ये कौन सा। अब ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि एकात्म मानववाद जो है ये किन्होंने दिया था? तो वो दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो है ये 3 सिद्धांत जो दिए थे। सबसे पहले उन्होंने दिया समग्रता की प्रधानता। अब इसमें क्या है? समग्रता की प्रधानता में उसके बाद दूसरा था आपका धर्म की सर्वोच्चता और तीसरा था समाज की स्वायत्तता। अब मैं आपको ये बता दूं समग्रता की प्रधानता क्या है। तो इन्होंने कहा जो है लोग जो है समग्र होकर के क्या करो? एक दूसरे की सेवा करो, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करो। उसके बाद धर्म की सर्वोच्चता में उन्होंने कहा जो सभी धर्मों को क्या समझो? बराबर समझो और जो है एक दूसरे के धर्म के साथ में मिल करके रहो। उसके बाद उन्होंने कहा समाज की स्वायत्तता। तो इसमें बोला जो समाज जो है, जैसे कि मान लीजिए हर एक व्यक्ति जो है मिल करके क्या करे? समाज का निर्माण करे, अच्छे समाज का निर्माण करे, जिससे जो है देश का विकास हो सके। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? इन्होंने पूंजीवादी व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का क्या करा? विरोध करा। इन्होंने कहा जो पूंजीवादी और ये समाजवाद के कारण क्या है? देश का विकास हो नहीं पा रहा है। इन्होंने इसलिए इस दोनों का क्या करा? विरोध करा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा जो इसके कारण क्या है? पूंजीवादी और मार्क्सवादी समाजवाद के कारण क्या हो रहा है? आध्यात्मिक विकास जो है वो कम हो गया है। तो वो ये भी देखते थे कि ये जो आध्यात्मिक विकास है वो ना तो पूंजीवाद में और ना ही समाजवाद में। तो इसलिए इन्होंने पूंजीवाद समाजवाद का विरोध किया। उसके बाद उन्होंने कहा जो हम ऐसे समाज की परिकल्पना करते जिसमें वो वर्ग विहीन हो, जाति विहीन हो और संघर्ष मुक्त हो। मतलब वो चाहते थे जो ये जो जाति प्रथा हो गया, उसके बाद ये वर्ग के ऊपर में जो भेदभाव है, ये सब जो है नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा 1990 के बाद प्रमुख बदलाव क्या है? राजनीति में यहाँ पर 1990 के बाद जो है क्या प्रमुख बदलाव आए? तो वो यहाँ पर हम सब देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? कांग्रेस प्रणाली की समाप्त होगी। जो कांग्रेस जो है हर बार चुनाव में जीत रही थी, अब क्या हुआ? 1990 के बाद जो है उनकी राजनीति जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। उसके बाद राष्ट्र राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका। अब क्या हुआ? बीजेपी हो गई, उसके बाद जनता पार्टी हो गई। तो ये सब जो है अब जो है बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। अब राजनीति में क्या हुआ? मंडल मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, वो क्या हुआ? उसका दोबारा से उदय हो गया। उसके बाद नई आर्थिक नीति आई, उदारीकरण हुआ देश का हमारा, जो 1990 में ही आया था। तो ये आया आपका। फिर उसके बाद गठबंधन राजनीति का उदय हुआ। अब कौन सी राजनीति होने लगी? गठबंधन, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था? 2-3 पार्टी मिल करके आपस में जो है अपनी सत्ता को कायम कर रही थी। उसके बाद आपका है 2014 के पश्चात जो है भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, जाति और पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर रूपांतरित हुआ है। अभी हमें यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो 2014 में मोदी बीजेपी की जो सरकार आई है, तो उसमें वो क्यों आई। उसके बाद आपको ये बताना है कि वो सत्ता में लगातार किस प्रकार जीतते जा रही है। ये परीक्षा में अगर इस प्रकार आपका कोई भी प्रश्न है तो आपको यही आंसर जो है यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे वो जो राजनीति है वो विकास और सुशासन के आधार पर जो है कर रही है। उसके बाद उनका मूल मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विकास की राजनीति पर है। उसके बाद
उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है, वो है आपका हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, और आप जानते ही बहुत सारी योजना जो उन्होंने चलाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आयुष्मान योजना हो गया। तो इन सब के कारण जो है, उसके बाद आपको आप ये लिख सकते हैं कि हिंदुत्ववादी विचारधारा पर जो है वो चल रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, हिंदुओं का उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला, जिसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट प्राप्त करते हैं और सरकार जो है अपना बना लेते हैं। उसके बाद जैसे कि और भी योजनाएं आपके, और सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर महिला और पुरुष वो जो है ग्रामीण परिवार, एक उद्देश्य ये भी है जीतने का कि वो ग्रामीण परिवार जो है और महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ही उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण क्या है, लोग जो उनके महिला जो है बहुत ज़्यादा ही पसंद उनको कर रही है। उसके बाद विभिन्न राज्यों के मतदाता, जैसे जातियों, वर्गों, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्र से ऊपर उठकर उन्होंने क्या करा है, विकास वो मतलब शासन जो यहाँ पर किया है। पहले जो है राजनीति होती थी वो किस पर होती थी, जाति धर्म इन सब चीज़ों को लेकर के होती थी, लेकिन अब जो है राजनीति वो किस पर हो रही है, विकास को लेकर के और सुशासन को लेकर के हो रही है। लोगों की जो है उन्होंने मानसिकता बदली है। तो यही थे आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको जो है बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने इससे पहले आपके जो है बहुत सारे 2-3 सैम्पल पेपर हो गए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्टून, MCQ, उसके बाद आपके मैप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सब हमने आपको वीडियो के माध्यम से आपके लिए अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके अवश्य देखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।